जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल जैन्स फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा जी, अब हम लोग सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं साथ, जिसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके हवाले से जो पहला लेक्चर है जी उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रो कहते हैं जी चार्ज को, और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टैटिक चार्जेस, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ व्हाट इज द चार्ज? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज़ नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरह से क्रिएट होता है? अगर हम लोगों ने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ा हुआ है कि नॉर्मली अगर एक न्यूट्रल एटम तब होता है जब उसके अक्रॉस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दे आर इक्वल। लेकिन अगर हम लोग एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देते हैं ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स की अमाउंट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है। तो एज वी नो दैट के प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल हम एटम पे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो प्रोटॉन से बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट ओवरऑल एटम पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब इसको रिमूवल और एडिशन के बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप रब करके किसी भी मटेरियल को रब करके फ्रिक्शन की वजह से आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकते हैं। या एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें एक कोई भी न्यूट्रल प्लेट है उसके करीब कोई चार्ज प्लेट लेकर आते हैं तो इम्बैलेंस की वजह से वहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो खैर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उसकी डिटेल में हम लोग फिलहाल नहीं जा रहे। अच्छा जी, फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसकी जो रीज़न है वो क्या है? उस इसका जो आंसर हमें मिलता है दैट कम्स फ्रॉम दी कूलम्स लॉ, जो हमारा पहला टॉपिक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ नॉर्मली मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ कि बेस्ट जो सोर्स है तैयारी करने के हवाले से वो टेक्स्ट बुक है। अगर आप टेक्स्ट बुक को ही तैयार करेंगे तो आपकी इंटरमीडिएट के हवाले से भी बेहतरीन तैयारी होगी, और इवन एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में से ही पूछी जाती हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें। तो मैंने उस हवाले से टेक्स्ट बुक के कुछ इमेजेस यहाँ पे लिए हैं और उसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि लिमिटेड टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। अच्छा जी, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ। यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1784 में चार्ल्स कूलम, ही वाज अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, उसने ये लॉ दिया था। और ये लॉ क्या है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, के उन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के बराबर है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और जब इक्वालिटी का साइन आता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जी जिसे कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, विच इज के। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया पॉइंट चार्जेस का। तो पॉइंट चार्जेस की अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपसे कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं जी। तो पॉइंट चार्जेस को हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि ऐसे चार्जेस whose sizes are very small as compared to the distance between them, कि उनका जो अपना साइज है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा जी, फिर अगेन कम्स बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग बेटा बात कर रहे थे अभी कूलम्स कांस्टेंट की, कि के जो है इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो हम इस रिलेशन से मेंशन करते हैं जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चीज़ों पे डिपेंड करती है
कि एक तो मीडियम कौन सा है चार्जेस के दरमियान, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल तो कोई मीडियम नहीं है, तो हम उसको वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी अगर बदलते हैं तो इसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू मैंने हाईलाइट की हुई है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। परमिटिविटी का वर्ड निकला परमिशन से, इजाजत से, कि दो चार्जेस कितनी परमिशन दे रहे हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकें, ये जो पैरामीटर है उसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और ये इसकी वैल्यू है। और अगर आप यही वैल्यू ये के की रिलेशन में पुट करेंगे तो वहां से आपको के की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा जी, इनके यूनिट्स के ऊपर अक्सर एमसीक्यूज बनते हैं, एंट्री टेस्ट में भी आते हैं, इंटरमीडिएट के पेपर्स में भी आते हैं, तो इनको याद करना बड़ा सिंपल है। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे इसके हवाले से ये बताया हुआ है कि यूनिट्स और इवन डायमेंशंस भी दोनों आप लोगों ने फार्मूला को यूज करना है। कूलम्स लॉ का जो रिलेशन था वहां से अगर मैं के को लैदा करूं तो इट बिकम्स एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2। अच्छा जी, आप लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है जी मीटर। तो यहाँ पे फोर्स और न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और चार्ज का यूनिट है कूलम स्क्वायर, तो वो दो चार्जेस हैं तो कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसका यूनिट आ गया। सिंपल रिलेशन से आप इसको देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसी यूनिट को बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें, तो न्यूटन को अगर आप उसकी बेस यूनिट्स की डेफिनेशन देखें जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी है आप लोगों ने कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर्स के साथ है, कूलम एम्पेयर सेकंड होता है तो वो -2 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है जी किलोग्राम मीटर क्यूब S-4 A-2, और यही बेस यूनिट से डायरेक्टली बेटा हम लोग इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम मास का है तो उसकी डायमेंशन कैपिटल M, मीटर के लिए कैपिटल L तो L क्यूब हो गया, सेकंड है तो वो टाइम का यूनिट है तो जी उसके हवाले से T और वो -4 आ गया। और करंट के लिए नॉर्मली हम डायमेंशन A ही यूज़ करते हैं, कई जगहों पे वैसे I भी इस्तेमाल की जाती है डायमेंशन में, राइटर टू राइटर वेरी करता है, तो A-2 हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, विच इज़ 1/4/K। तो K का जो यूनिट था उसको सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, इन्वर्स कर लेना है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो गया। और वहीं से अगर आप बेस यूनिट्स का जो निकाला है उसको भी इन्वर्स कर लें, डायमेंशन भी सेम एज इट इज़ उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जी इसके यूनिट्स को याद रखने के हवाले से, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो अगेन हम वापस आते हैं। तो ये रिलेशन जी हमारे पास कूलम्स लॉ का आ गया जी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट फिर इसमें बात होती है, जो नेक्स्ट पेज पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस कर रहा है, और वो कह रहा है कि अगर जी हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म ये शो कर रही है, ये मतलब बोल्ड लेटर का मतलब ये है कि ये वेक्टर फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स चार्ज 2 भी चार्ज 1 पे लगा रहा है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, विच इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कूलम्स लॉ इज फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसकी वेक्टोरियल फॉर्म जब लिखते हैं हम तो देखें मैग्नीट्यूड तो वही है जो भी आपने पीछे देखा है, लेकिन उसके साथ यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर के साथ वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि मैग्नीट्यूड और उसके साथ यूनिट वेक्टर आता है। तो F21 जो यूनिट वेक्टर है वेक्टर है, उसके साथ जो R21 यूनिट वेक्टर, अगर आप ये डायग्राम A में देखेंगे तो चार्ज
2 पे जो फोर्स लग रही है चार्ज 1 की वजह से, वो ये उसकी डायरेक्शन उसने रेड लाइन से शो की हुई है और R21 उसका यूनिट वेक्टर है। इस तरह जो चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रही है F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। चार्ज 2 जो चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये उसका दूसरा एरो आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। तो यहाँ से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है तो उस वजह से ये आ गया। अच्छा जी, फिर लास्ट जो पैराग्राफ है इसका, उसमें बात होती है इफेक्ट ऑफ मीडियम की, कि मीडियम का क्या इफेक्ट आता है जी कूलम फोर्स पे। नॉर्मली जब आप दरमियान में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहा जाता है, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से कूलम फोर्स रिड्यूस कर जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मीडियम का एक फैक्टर है, इसको इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी का, एप्सिलॉन आर, या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपका जो रिलेशन था उसमें ये जस्ट एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में उसके साथ ऐड हो जाता है, और इसकी प्रेजेंस जो कि फोर्स को रिड्यूस करेगी। तो वो ये यहाँ पे कुछ ये एक टेबल है जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें बहुत सारे इंसुलेटिंग जो मीडियम्स हैं उनके एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सबकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो जब 1 से ग्रेटर होगी तो फोर्स डेफिनेटली आपकी रिड्यूस करेगी, और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। ये जो चंद एक इम्पोर्टेंट हैं जो पास पेपर्स में भी आ चुके हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के हवाले से। अच्छा, एप्सिलॉन आर के भी यूनिट की अक्सर बात होती है, उस पर भी एमसीक्यू आ जाता है। तो चूंकि अगर आप इसका रिलेशन देखें तो ये एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम बनेगा। तो ये रेशो बन रही है फोर्सेस की, तो यहाँ पे उनके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इट्स अ यूनिट लेस डायमेंशनलेस टर्म। तो ये फर्क याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, उसका तो यूनिट होता है जी, वो आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता और ना ही कोई डायमेंशन होती है। ओके जी, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर की जा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।